दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज़ करो ये मीडियम आपका वाटर है, ठीक है। ये मीडियम सपोज़ करो हम एयर से, तो हम एयर से पानी के अंदर हम ऑब्ज़र्व करने का कोई चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम रे ऑफ लाइट इमेजिन करते हैं कि पानी से जा रही है, मतलब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम ऑब्जर्वर है, ये हमारी आँख है, ठीक है। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से एक लाइट मैं इमेजिन, एक रे ऑफ लाइट इमेजिन करती हूँ कि 90 डिग्री जाएगी, ठीक है। नॉर्मली गिरी है तो नॉर्मली वापस भी आएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऐसे वापस क्या आएगी, मतलब यही आपका, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना चाहिए, सॉरी, है ना। तो ये आपका इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता है, लाइट सीधे सीधे चली जाती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। कि जब नॉर्मली कोई अच्छा चलो इसको जब पढ़ रहे हैं तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार। देखो, जब भी लाइट, इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली बोल लो, या इसी को नॉर्मली बोल लो, किसी नॉर्मल पे गिरेगी या परपेंडिकुलर गिरेगी, तो क्या होता है, मान लो दो अलग अलग ही मीडियम है। ये सपोज़ करो जैसे मैंने बोला वाटर था और ऊपर वाला मान लो ग्लास है, ठीक है। तो जनरली क्या होता था कि अगर जनरली लाइट गिरती है इन जनरल, जैसे मान लो ये नॉर्मल है, तो लाइट अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो ग्लास कैसा है, डेंस मीडियम है, वाटर कैसा है, रेयर मीडियम है, तो लाइट कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। इन जनरल केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर सपोज करो मैं यही बोलूँ कि लाइट किसी एंगल पे ना गिर के वो सीधे, अगर ये नॉर्मल है, अगर ये आपका नॉर्मल है और लाइट भी क्या कर रही है, इसी पे आके गिर रही है, मतलब लाइट नॉर्मली अगर गिरती है, तो नॉर्मल है तो बिल्कुल अनडेविएटेड जाती है, ठीक है। जैसे गई वैसे ही चली गई। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो गए आपके, फिर से 0 डिग्री हो गए, करेक्ट। एंगल आई एंगल आर क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, जब ये नॉर्मल पे ही गिरी है तो क्या होगा, बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो इस केस में एंगल आई एंगल आर 0 डिग्री है। ये होता क्या है, यहाँ पे हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन एक तरीके से हुआ ही नहीं, हम कहते हैं कि लाइट बेंड नहीं की, क्योंकि डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट का मीडियम चेंज तो हुआ लेकिन बेंडिंग नहीं हुई, तो लाइट जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते निकल जाती, हम ये भी बोल सकते हैं। लाइट का मीडियम चेंज होता है लेकिन क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके चल रही थी, तो और कैसे बेंड करेगी, बेंड नहीं करती। तो अगर नॉर्मली गिराओगे तो लाइट अनडेविएटेड जाती है, या फिर रिफ्रैक्शन नहीं होता, हम ऐसा भी बोलते हैं, कई जगह लिखा होता है, ठीक है। लाइट का बेंडिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा होगा कि अगर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज सेम। ये मैं अभी आया इसलिए बता दे रही हूँ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नो रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन, अगर लाइट मीडियम चेंज करती है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, करेक्ट। अगर दो मीडियम है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो इन जनरल रिफ्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो ये दो मीडियम हमने अलग अलग ले रखे हैं तभी, और लाइट अगर परपेंडिकुलरली गिरती है, 90 डिग्री गिरती है, तो कोई रिफ्रैक्शन या डेविएशन नहीं होता है, क्योंकि 90 सबसे छोटा रास्ता ही लेके चल रही है तो वो सीधे सीधे निकल जाती है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इन जनरल होता, लेकिन अगर 90 डिग्री गिरती है, सरफेस से 90 डिग्री याद रखना, या फिर इसी को बोलते हैं नॉर्मली गिरती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है या नॉर्मल पे गिरती है, तो यहाँ पे डेविएशन या रिफ्रैक्शन नहीं होता है। सेकेंड मैं बोल रही हूँ कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज सेम। मान लो मैंने दो मीडियम लिया, ठीक है, एक ग्लास लिया और एक एस, हाँ डिफरेंट मीडियम, करेक्ट, टू डिफरेंट मीडियम, दो अलग अलग मीडियम है, लेकिन उन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। जैसे एक ग्लास लिया मैंने और ऑयल को ऐसे मिक्स किया, अलग अलग टाइप का उसे, उसका डेंसअप करके लैब में बनाया कोई ऑयल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास के बराबर है। तो मीडियम तो अलग है, एक ग्लास है और एक लिक्विड मीडियम है, ऑयल है,
लेकिन मैंने उसको ऐसा बनाया है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास के बराबर है। अगर ग्लास का मान लो 4/3 है तो मैंने ऐसा किया है कि इसका भी उस ऑयल का भी 4/3 ही आए। तो अगर उन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बताओ लाइट बेंड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि लाइट के लिए तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो दो अलग अलग अगर आप मीडियम लेते हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो, एक सॉलिड लिए हो आपने, एक लिक्विड लिया हो, लेकिन आपने दोनों का क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर कर दिया है। ठीक है, किसी तरीके से जैसे लेंस हम लोग आगे चेक वो करेंगे तो लेंस को भी आप कट वगैरह करके उसको चेंज कर सकते हो, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, पॉलिश करके, कटिंग करके, जैसे डायमंड को भी कटिंग की जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ठीक है, तो उस पॉलिश करके भी और कटिंग करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चेंज कर सकते हो मीडियम्स का। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, जैसे ग्लास एक नॉर्मल प्लेन ग्लास स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक ग्लास जिसकी कटिंग अलग तरीके से की गई है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो किसी मीडियम का सेम कर दिया है किसी तरीके से, तो क्या होगा, वहाँ पे बेंडिंग लाइट की नहीं होगी, वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं आपके। जैसे मैंने बोल दिया कि सपोज़ करो ये दो मीडियम, मैंने एक ग्लास लिया है और सपोज़ करो ये एक कोई लिक्विड लिया है। ठीक है, तो ये मीडियम 1 हो गया आपका और ये मीडियम 2 हो गया। लेकिन अगर N1 और N2 इक्वल है तो लाइट यहाँ पे सीधे सीधे जाएगी, यहाँ पे भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। अगर ऐसे आए तो ऐसे, अगर लाइट ऐसे जा रही है, अगर सपोज़ करो ऐसे जा रही तो सीधे निकलेगी, अगर ऐसे जा रही थी टेढ़ा तो टेढ़ा, ऐसे, मतलब किसी भी रास्ते जाए वो निकलेगी सीधा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अगर आपने दो मीडियम लिया है, कोई भी दो मीडियम, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने सिमिलर कर दिया है, तो ये अगर आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो लाइट जैसे आई है वो वैसे ही निकलेगी। लाइट का यहाँ देखो कोई बेंडिंग नहीं है, अगर ये N1 है और N2 है, एंड N1 इज इक्वल टू N2। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे कोई बेंडिंग, इसको रिफ्रैक्टेड रे आप बोलोगे भी नहीं, क्योंकि ये बेंड हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दिया। तो रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, इसको रहने दो, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम में। तो आप ऐसा करो, इसको लिख लो, ये क्या है, केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, की रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, दो लाइट मीडियम चेंज कर रही है, ऐसा नहीं कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास है, ये वाटर है, तो मीडियम तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली गिरी है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप लोग जानते हो, क्योंकि नॉर्मल सबसे छोटा रास्ता है, तो नॉर्मली जब गिरेगा तो कहाँ ही बेंड होता है, करेक्ट, तो तब नहीं होगा। और दूसरा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो अलग अलग मीडियम का अगर आपने सिमिलर कर दिया तभी भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे नोट कर लो, केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन लिख के। अलग से लिखना, वहाँ पे जहाँ लिखा है ना वहाँ मत लिखना, जहाँ रियल और एपरेंट डेप्थ है, अगर हेडिंग डाल रखी है तो उस हेडिंग को या तो काट दो, या फिर कहीं जगह है तो वहाँ लिख लो इस चीज़ को, क्योंकि उससे रिलेटेड उतना नहीं है ये जनरल नॉलेज के लिए।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को, तो जहाँ पे वो चीज़ सिचुएटेड है, जैसे ये जो आपने है अगर ऊपर से, हाँ, और हम हमेशा ऊपर से देखते हैं, ऊपर से नापते हैं, तो ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो जो गहराई है उसको आप क्या बोलोगे, रियल डेप्थ। और जो हमारी आँखों को नज़र आता है, ठीक है, जैसे आपने अभी आपने बोला कि हाँ सिक्का तो जहाँ पे है वो है ना, तो जहाँ पे सिक्का एक्चुअली है वो क्या हो गया, उसका रियल डेप्थ, जहाँ पे वो एक्चुअल है लेकिन आपको उठा हुआ दिख रहा है, तो ऊपर से जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो दिखा आपको वो क्या है, वो उसका एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट मतलब होता है, मतलब जो आपको लग रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल और एपरेंट डेप्थ में ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बताना होगा, इसको कहा जाता है, ये जो कितना उठा हुआ है, कितना थिकनेस है, इसको कहा जाता है थिकनेस या शिफ्ट। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि सिक्का, मान लो ऊपर से आप देख रहे हो सिक्का 20 मीटर पे है लेकिन आपको 15 मीटर पे दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो जो उठा हुआ जो डिस्टेंस है या फिर जो थिकनेस है या फिर जो कितने से उठा हुआ दिख रहा है या कितने से शिफ्टेड दिख रहा है, तो कितने से दिख रहा है, 5 मीटर से, तो इसको आप बोलोगे थिकनेस या शिफ्ट, मतलब जहाँ था और इसके बीच में। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और से समझेंगे या देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आपको फॉर्मूला आता है, वो होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम को लेके चलना है, शुरू से बताया है मैंने, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लोगे जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, तो इसको लिखा जाता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। और दूसरा होता है रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ घटा दोगे अगर, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, शिफ्ट या थिकनेस। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो, ठीक है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। ये इजी सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, इससे क्वेश्चन अभी तक आए भी नहीं है, बट क्योंकि सारा कवर कर रहे हैं सो विल कवर दिस आल्सो। नोट करो जल्दी, पहले इसको करके क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नोट कर लिया तो फिर कुछ चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो, मैंने अभी भी बताया कि सपोज करिए कि अगर ये कोई टम्बलर है या कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें बोला जाता है कि कोई सिक्का या कुछ भी चीज़ अगर रखा है, ठीक है, और इसमें मान लो मैं पानी भर देती हूँ किसी लेवल तक, तो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि पानी यहाँ तक भरा है, तो इस सिक्के का गहराई कितना होगा, जितना इसमें आपने पानी भरा है वही, मतलब जितना, कहने का मतलब ये है कि जितना इस ग्लास की गहराई होगी वही इस सिक्के का भी गहराई होगा। सिक्का नीचे रखा हुआ है तो इसका जो रियल डेप्थ होगा, रियल डेप्थ मतलब एक्चुअल में इसका क्या डेप्थ है, रियल डेप्थ वही होता है, तो वो जितना इसमें आप पानी भरोगे या ग्लास का जितना गहराई दिया रहेगा वही होगा, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज करो कोई ऐसा ग्लास का स्लैब रखा है, या आप जैसे पेपर वेट रखा है, पेपर वेट है सपोज करो, ठीक है, इस पेपर वेट में यहाँ पे कोई कुछ वर्ड्स लिखे थे या कुछ ऐसा यहाँ रखा था, ठीक है, आपने इसको कोई किसी पेपर के ऊपर ही रखोगे ना, मान लो पेपर है तो यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, उस पेपर पे कुछ कुछ लिखा है ना, सब कुछ कुछ लिखा है, तो कोई एक वर्ड है जो लिखा तो वहाँ यहाँ है लेकिन आपको हल्का उठा हुआ दिख रहा है ना, हल्का उठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, सपोज करो, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल, ये जो पूछेगा कि मान लो कि सपोज करो ये जो वर्ड है वो कहाँ पे है ना, मैं बस एग्जाम बता रही हूँ आपको। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो एक्चुअल गहराई होगी, जो ये लेटर जो लिखा होगा उसका जो गहराई होगा वो क्या होगा
जितना मोटा ये स्लैब होगा उतना ही होगा, जो थिकनेस होगा इस ग्लास स्लैब का, जो थिकनेस होगा इस ग्लास स्लैब का, वही क्या होगा, रियल डेप्थ होगा। वही वही इस लेटर या वर्ड या जो भी चीज़ नीचे रखा है उसका डेप्थ होगा। यहाँ पे जो रियल डेप्थ होगा वो क्या होगा, जितना पानी भरा है या फिर जो गहराई है, डेप्थ है ऑफ ग्लास बोलो, या पानी का लेवल, जो वाटर का लेवल दे रखा है वो बोलो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कि किसी भी चीज़ का कोई रियल डेप्थ, मान लो ये अगर ये ग्लास दिया है तो ग्लास का जो गहराई होगा वही इस सिक्के का भी गहराई होगा। यहाँ पे अगर सिक्का रखा हुआ है या फिर कोई वर्ड रखा हुआ है, उसका गहराई कितना होगा, जो मोटाई होगा इस ग्लास स्लैब का, जो थिकनेस होगा इस ग्लास, अगर कोई स्लैब रखा हुआ है या पेपर वेट रखा हुआ है तो पेपर वेट का जितना मोटाई होगा वही उतना ही गहरा भी ये लेटर रखा है जो है वो है। समझ में आ रहा है? मैं समझा सकती हूँ। और कोई मेरे पास अभी ऐसा कोई ग्लास नहीं, सपोज करो ये पेपर वेट है, सपोज करो ये मैंने यहाँ मैंने कुछ लिखा है, इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो वर्ड का एक्चुअल गहराई है ये इसके मोटाई के बराबर होगा ना, जो गहरा है। लेकिन मेरे को दिखेगा कैसे, मेरे को हल्का उठा हुआ दिखेगा, तो है ये एक्चुअली यहाँ सपोज करो, लेकिन मेरे को हल्का उठा हुआ दिखेगा, यहाँ दिख रहा है सपोज करो, है एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ पे नीचे जितना गहरा ये ग्लास स्लैब है। तो ये इसका एपरेंट डेप्थ हो गया, एपरेंट डेप्थ मैं ऊपर से देख रही हूँ ना, ठीक है। तो ये इसका एपरेंट डेप्थ हो गया ऊपर से अगर हम नापे, और ऊपर से ये जो मोटाई है इस ग्लास स्लैब का उतना मोटा ये इसका रियल डेप्थ हो गया, ये उसका एपरेंट डेप्थ हो गया। जो ये उठा हुआ हमें दिखता है, ये जो शिफ्ट हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शिफ्ट या रेज, जो क्या होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। मतलब ये कितने से उठा दिख रहा है, एक्चुअल में है था यहाँ पे इतना, ऊपर से देख रही हूँ मैं, ऊपर से जितना मोटाई था इस ग्लास स्लैब का उतना, या फिर पेपर वेट का, वहाँ पे वो एक्चुअल में सिचुएटेड है। मेरे को कहाँ दिखेगा, मेरे को हल्का उठा हुआ दिखेगा, मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे को ऊपर से यहाँ दिख रहा है। तो ये जो उठा है कितने से उठा है, तो जितना इसका एक्चुअल गहराई था, ठीक है, उसमें से ये घटा दोगे तो शिफ्ट या रेज निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस सिक्के को, तो इस सिक्के का एक्चुअल गहराई क्या है, जितना पानी भरे हो या फिर जो इस ग्लास का गहराई है उतना ही उस सिक्का का गहराई होगा। अगर मेरे को ये सिक्का यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ दिख रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसका, तो ये क्या हो गया, ऊपर से ये क्या हो गया इसका एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या है, जो हमारे ह्यूमन आँख को दिखता है वो उसका एपरेंट डेप्थ है। तो ऊपर से जो मेरे आँख को जहाँ दिख रहा है वो उसका एपरेंट डेप्थ हो जाएगा। रियल में वो कितना है, जो इस ग्लास का गहराई है या फिर जहाँ तक पानी भरा है वो उसका रियल डेप्थ है। तो जो शिफ्ट हुआ है, जो रिफ्रैक्शन के कारण जो जितने से उठा हुआ दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट या रेज बोलते हैं। तो यही मैंने काट के यहाँ पे रेज लिखा था, शिफ्ट या रेज, थिकनेस नहीं, शिफ्ट या रेज बोला जाता है। रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ क्या होता है, शिफ्ट या रेज। ठीक है, तो जहाँ आपने लिखा था रियल डेप्थ माइनस एपरेंट, वो शिफ्ट पूछेगा कितने से शिफ्ट हुआ, कितने से रेज हुआ। तो ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कभी किसी भी चीज़ का रियल डेप्थ मतलब जहाँ पे वो सिचुएटेड है, जितने से हम जहाँ हम देख रहे हैं, तो मेरे को जहाँ पे दिख रहा है वो उसकी वो गहराई क्या है, उसकी एपरेंट डेप्थ है। जितना गहरा वो एक्चुअली में है, जितना गहरा वो है सही में, वो उसका रियल है, रियल डेप्थ है। जहाँ जितना गहरा मुझे दिख रहा है, ह्यूमन आँख को दिखता है, वो उसका एपरेंट डेप्थ है। और जितने से उठ गया, मतलब जहाँ पहले था उसमें से उतना, इसमें से अगर इतना घटा दोगे तो यही बचेगा ना कितना से उठा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट या रेज। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ कॉइन इज प्लेस्ड इन अ टम्बलर, वाटर इज देन फिल्ड टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो पानी का हाइट दे रखा है, तो कोई कॉइन लिया, उसमें पानी, सॉरी कोई ग्लास लिया या टम्बलर लिया, उसमें पानी भरा, कितना सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जहाँ जिस लेवल तक पानी भरोगे भाई वही उतना ही गहराई बोलोगे किसका, कॉइन का, कॉइन को वहाँ रखा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे रियल डेप्थ कितना हो गया, जितने गहराई तक आपने पानी भरा है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये इस कॉइन का रियल डेप्थ हो गया। ठीक है, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ। वो बोल रहा है आपको वो कॉइन कहाँ दिखेगा, एपरेंट डेप्थ होता है जहाँ ह्यूमन के आँख को दिखता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का दे रखा है 4/3,
4/3। और आपसे क्या पूछा है, एपरेंट डेप्थ पूछा है कि आपको वो सिक्का कहाँ दिखेगा, कि अब मैं अगर यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे को वो सिक्का कहाँ दिखेगा। तो ये टोटल उसका हो गया रियल डेप्थ। ऊपर से मेरे को जहाँ दिखता है वो क्या है, एपरेंट डेप्थ। आप हमेशा ऊपर से देखोगे क्योंकि हम देख रहे हैं ना, आँख से देख रहे हैं, तो ऊपर से लेके जहाँ तक जहाँ वो एक्चुअल में है वो उसका रियल डेप्थ हो गया। मैं ऊपर से देख रही हूँ तो ऊपर से मेरे को जितनी दूरी पे दिख रहा है वो क्या हो गया, इसका एपरेंट डेप्थ हो गया। एपरेंट डेप्थ ही सिर्फ पूछा है, तो हम जानते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। रियल डेप्थ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 3/4 बराबर एपरेंट डेप्थ। कितना आ गया एपरेंट डेप्थ, 15 सेंटीमीटर। यानी ये है 20 सेंटीमीटर पे, ऊपर से मेरे को ऊपर से कितना पे दिखेगा, 15 सेंटीमीटर। यानी शिफ्ट कितना हुआ है बता दो। शिफ्ट वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपसे पूछेगा कि कितना मूव हुआ है, हाँ तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, मूव हुआ है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में तो मैं नहीं लिख रही। समझ में आ रहा है? बस तो ये इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और इससे अभी तक क्वेश्चन आया भी नहीं है। लेकिन अगर आया तो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोस्टल स्टैम्प रखा हुआ है, कहाँ, टेबल के ऊपर, जो उठा हुआ दिखता है, रेज दिखता है कितना से, 6 मिलीमीटर से। वो 6 मिलीमीटर से उठा हुआ दिखता है, ठीक है। जहाँ भी रेज लिखा है, शिफ्टेड लिखा है, मतलब ये क्या दे रखा है, कितने से उठा है ये बता रहा है ये, ठीक है। ये रियल या एपरेंट डेप्थ नहीं बता रहा है, ठीक है। व्हेन व्यूड थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का कि 3/2 है। कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब कितना थिक है ये आपको बताना है। तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब मतलब क्या है, ये क्या पूछा है आपसे, रियल डेप्थ पूछा है कि रियल डेप्थ बताओ कितना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रेज दे रखा है, रेज या शिफ्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। देखो इसको करके देखते हैं। बोल रहा है कि एक टेबल था, उसके ऊपर एक स्टैम्प रखा है, मान लो ये स्टैम्प रखा है, ठीक है। तो स्टैम्प के ऊपर हमने क्या रखा है, एक पेपर वेट या ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं बना, रुको थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर बनाते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो ग्लास स्लैब किसके ऊपर रखा है, एक स्टैम्प यहाँ पे रखा था, उसके ऊपर हमने इस ग्लास स्लैब को रख दिया, है ना। उसके नीचे ही ये जो स्टैम्प होगा उसके नीचे ही रखा होगा, उसके ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब को रख दिया। ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, हल्का उठा हुआ आपको दिखेगा, ये है यहाँ तो हल्का उठा हुआ दिखेगा, ये है ऐसे लेकिन आपको यहाँ दिखेगा, है ना, ये आपको उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेरे को ये कितने से उठा दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है कि अट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 6 mm, 6 mm से उठा हुआ दिख रहा है, तो ये रेज दे रखा है। वो बोल रहा है कि कैलकुलेट थिकनेस की, कितना मोटा ग्लास स्लैब है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो मोटाई होगी ग्लास स्लैब की, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक स्टैम्प है, मैंने स्टैम्प लिया, उसके ऊपर ये स्लैब रख दिया, तो जो इस स्लैब का मोटाई है वही तो उसका डेप्थ होगा ना, रियल डेप्थ, कि मैं यहाँ से देख रही हूँ, मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो कितना डेप्थ है इसका। ये नीचे अगर कोई स्टैम्प रखा है उसके ऊपर ये रख दिया, तो जितना मोटा ये स्लैब रखे हो, ये तो खैर ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो जितना मोटा ये स्लैब है उतना ही डेप्थ होगा इस चीज़ का, गहराई उस ये स्टैम्प की कितनी होगी, जितना इसका थिकनेस है, करेक्ट। और अब मेरे को ये हल्का उठा दिख रहा है, तो कितने से उठा दिख रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने से उठा दिख रहा है, एपरेंट डेप्थ नहीं है वो। एपरेंट डेप्थ होता तो बोलता कि मेरे को एपरेंट डेप्थ इतना लिखा होता क्वेश्चन में, या लिखा होता कि आँख जो हम लोग जो इंसान दिख रहा है उसको वो गहराई इतनी दिख रही है, तो वो उसका एपरेंट डेप्थ है कि इंसान को इतना दिख रहा है,
या जो बाहर से जो ऑब्जर्वर है उसको इतना ऊंचा, इतना गहरा दिख रहा है, तो वो एपरेंट डेप्थ बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना से उठा दिख रहा है, इतना से रेज दिख रहा है, मतलब ये जो उठा, मतलब ये जो शिफ्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये शिफ्ट या रेज की बात कर रहा है कि इतने से उठा मेरे को दिख रहा है, और पूछ रहा है कि बताओ थिकनेस ग्लास स्लैब का बताओ। तो थिकनेस ग्लास स्लैब का, या फिर पानी कितना, जितना असली लेवल होता है वो क्या होता है, रियल डेप्थ होता है। तो रियल डेप्थ क्वेश्चन में पूछा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना ग्लास स्लैब का, 3/2। ठीक है, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। बस आप, हम दो फॉर्मूले जानते हैं इस चीज़ का। पहला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और दूसरा फॉर्मूला हम जो जानते हैं वो है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ क्या होता है, शिफ्ट या रेज, जितने से उठा दे। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और नहीं, दोनों में से कुछ नहीं पता है, करेक्ट ना, रियल डेप्थ पता है ना एपरेंट डेप्थ पता है, लेकिन शिफ्ट पता है। मेरे को ये दोनों नहीं पता है, रियल और एपरेंट डेप्थ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन शिफ्ट दे रखा है और ये दे रखा है। तो आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है ना। मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन पता है ना। ठीक है, तो मेरे को एपरेंट डेप्थ का काम है, बताओ मेरे से एपरेंट डेप्थ कहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। मेरे से रियल डेप्थ, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पूछ रहा है, थिकनेस मतलब क्या है, रियल डेप्थ ही है। ठीक है, तो मेरे से थिकनेस पूछ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एपरेंट डेप्थ को हटा सकती हूँ। तो ये आपको आता होगा, आपको मैंने बताया था कि एक्स और वाई दो दे रखा है, तो जो हटा दो, वाई को हटा दो एक्स के टर्म्स में लिख के, और उसको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। मैथ्स है ये, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो या तो मैं कर सकती हूँ कि मैं एपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ के टर्म्स में यहाँ लिख के घटा के निकाल दूँ। तो करके देखते हैं, जैसे देखो, मान लो रियल डेप्थ, ये आपके दो इक्वेशंस है ना। तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ है 3/2। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ को तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू रियल डेप्थ बटे, इधर जाएगा इधर आएगा 3, यानी 2/3 इंटू रियल डेप्थ, यही है ना। ठीक है, रियल डेप्थ को तुम x भी मान सकते हो, कई लोग x y मान के करते हैं, x भी मान सकते हो। ठीक है, अब इसका वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब इसको x अगर मानते तो 2/3x हो जाता। ठीक है, जैसे भी मन करे। अब इसको इक्वेशन 2 में रख दो। रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ है 6। मैं एपरेंट डेप्थ की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2/3 रियल डेप्थ लिख सकती हूँ, या 2/3 RD लिख सकती हूँ। क्योंकि मेरे को एपरेंट डेप्थ का काम नहीं, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। मैं इसकी जगह इसको किस वैल्यू में रख रही हूँ, रियल डेप्थ की वैल्यू में लिख रही हूँ। जैसे अगर मान लो ये y है और ये x है, तो मैं y को हटा के x के टर्म्स में लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैथ्स है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रियल डेप्थ माइनस 2/3 रियल डेप्थ, मतलब x माइनस 2/3x, एक ही बात है ना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको हटाया नहीं, आप रियल डेप्थ मान सकते हो x y, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से अगर घटाओगे RD माइनस 2/3 RD बराबर है 6। तो यहाँ से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ से 3RD माइनस 2RD बराबर 6। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो RD/3 बराबर 6। तो रियल डेप्थ कितना आएगा, 6 इंटू 3 बराबर 18 मिलीमीटर। ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। आप चाहो तो आप लिख सकते हो लेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब बी x, तो सब x के टर्म्स में आ जाएगा आंसर, x y के। थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा, जैसे RD दिख रहा होगा तो दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, आपका मन है। कुछ डाउट है तो पूछो अभी। मैंने लिखा है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, लेकिन ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल आर हमेशा 90 आता है। एंगल आर 90 डिग्री है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल।
इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले नोट डाउन करो। चलिए इसको देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रिटिकल एंगल है क्या, नाम सुन के ही क्रिटिकल, ठीक है। और ये तभी, ये सब एप्लीकेबल हम लोग अभी TIR में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल कब है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा हो, तभी क्रिटिकल एंगल होना पॉसिबल भी है। कैसे, क्या देखते हैं आइए। मान लो ये क्या है, वाटर, वाटर है और ये है एयर। तो एयर और वाटर में एयर एक रेयर मीडियम है और वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम, ठीक है। मैंने बोला हाँ सही बात है, ठीक है, ये नॉर्मल बना लिया, ठीक है। तो सपोज करो, अरे सपोज करो, तो यार ठीक है, क्लियर है। तो सपोज करिए कि लाइट जो है वो डेंसर से, हम लोग एप्लीकेबल ये तभी है जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल कर रही है। क्यों? क्योंकि जब लाइट डेंस मीडियम से, ठीक है, रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो कैसा बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मान लो हम एक कंडीशन लेते हैं जहाँ ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो जब ये निकलेगी तो क्या होगा, बेंड करेगी, कैसे, सीधा निकलना चाहिए तो सीधा नहीं निकलती है, बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सही बात है। तो इसको निकलना सीधा चाहिए था, बट ये कैसे बेंड की, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ ये हो गया हमारा एंगल आई, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज एंगल आर। ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, करेक्ट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम क्या करिए, हमने कहा कि नहीं इतना तो नहीं, थोड़ा सा एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एंगल आई और बढ़ाते हैं। तो अब अगर आप एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाओगे, ठीक है, मान लो मैंने इससे करके थोड़ा सा और एंगल आई को बढ़ाया, अब मेरा एंगल आई क्या है, ये थोड़ा बड़ा हुआ दिख रहा है। तो लाइट अगर ऐसे जाएगी तो थोड़ा और नॉर्मल से और दूर भागेगी, करेक्ट। तो पहले लाइट सीधे जाए तो ऐसे ऐसे निकली, ठीक है, थोड़ा और छोटा होता तो थोड़ा और मतलब लाइट एंगल आई को जितना बढ़ाओगे तो वो थोड़ा दूर भागेगी ना नॉर्मल से और ज़्यादा, तो ये नॉर्मल से थोड़ा और दूर भागेगी। तो यहाँ देखो ये आर, एंगल आर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं एंगल आई को इतना बढ़ा दूं कि क्या हो, ये बढ़ते बढ़ते एंगल आर पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर और दूर भागेगा, तो एंगल आर क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। एंगल आर 90 डिग्री होना मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल सरफेस को छू के निकले, तब देखो, तब नहीं एंगल आर 90 डिग्री हुआ। ये क्या है अब एंगल आर, ये इंसिडेंट रे है आपका, और रिफ्रैक्टेड रे कैसे, रिफ्रैक्शन होने के बाद कैसे निकल रहा है, बिल्कुल सतह को, जो इंटरफेस है उसको छूते हुए निकल रहा है। तो अगर मैं एंगल आई को बढ़ाते जाए, पहले एंगल आई ऐसे था, ठीक है, तो एंगल आर 90 डिग्री कब आएगा, जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तभी ये एप्लीकेबल है। अगर इसका उल्टा होता तो वो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकता ना, करेक्ट। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल आई, इन एंगल आई को इतना बढ़ाओ कि एंगल आर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये जो एंगल आई आया इसी को आप क्या बोलते हो, इसको एंगल आई ना बोल के आपने क्या नाम दे दिया, इसी एंगल आई का आपने नाम दे दिया क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, एंगल आई ही है, लेकिन ऐसा एंगल आई जिसके लिए एंगल आर कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो सपोज करो मैं यहाँ पे डेंसर मीडियम से ग्लास में थी या वाटर में थी, मैंने पहले 30 डिग्री पे निकाला, 30 डिग्री एंगल आई रखा, तो मेरा एंगल आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो मान लो
मान लो 60 आ रहा था, फिर मैंने मान लो थोड़ा और बढ़ाया, मैंने उसको एंगल आई को बड़ा करके मान लो 45 डिग्री किया, तो एंगल आर मान लो 75 आ गया। फिर सपोज करो मैंने एंगल आई थोड़ा और बढ़ाया, मैंने बढ़ा के मान लो एंगल आई को 55 डिग्री किया, तो जैसे ही मैंने एंगल आई 55 किया तो एंगल आर कितना आ गया 90। तो जिस एंगल आई पे बढ़ाते बढ़ाते हमारा अगर एंगल आर 90 आ जा रहा है, तो वो एंगल आई क्या नाम दे देंगे उसको, मतलब 55 डिग्री क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, क्योंकि 55 डिग्री पे एंगल आर मेरा 90 आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल आर कितना आ जाए, 90 आ जाए। और एंगल आर 90 तभी होगा जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, नॉर्मल में भी चिपक जाएगा। तो हमें ये तभी एप्लीकेबल है, मतलब एंगल आर 90 होना है क्रिटिकल एंगल तभी एप्लीकेबल है जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही हो, ताकि वो अवे जा रही हो। और अवे जाते 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 अगर 90 डिग्री हो जाए एंगल आर, उस एंगल आई को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल से अवे जाती है। तो मान लो पहले एंगल आई ऐसे था तो अवे ऐसे भागी होगी, फिर एंगल आई बढ़ाओगे तो थोड़ा और एंगल आर बढ़ेगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एंगल आई इतना हो जाए कि आपका एंगल आर 90 डिग्री आ जाए। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल आर कितना आ जाए, 90 डिग्री, उसको आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए।